एक समय था जब लग रहा था कि वेस्ट ने पुतिन को आइसोलेट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पुतिन ने अपनी शतरंज की चाल चली, अब लगने लगा है कि वेस्ट अब पुतिन के आगे आइसोलेट होता जा रहा है। यूक्रेन अगर रशिया के सामने 3 साल तक टिका रहा, उसका कारण था यूएसए और यूरोप की तरफ से मिलने वाली मदद। अब इसको काउंटर करने के लिए रशिया ने हिजबुल्लाह को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह पावर के नशे में इतना चूर हो गया कि उसने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। हमास को सपोर्ट किया, हमास पावर के नशे में इतना चूर होगा कि उन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। मतलब साफ था कि अब यूएसए को इजराइल की मदद भी करनी पड़ेगी। जो मदद वो यूक्रेन को भेज रहा था, अब उसी मदद का एक हिस्सा इजराइल में जाने लगा, जिसके चलते यूक्रेन की मदद में कटौती होना शुरू हो गया। उसके बाद पुतिन साहब जाते हैं नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप साउथ कोरिया वाला फ्रंट खोल दीजिए। मतलब साफ था कि अब रशिया यूएसए को 3 जगह आइसोलेट करने में कामयाब हो गया, यूक्रेन, इजराइल और साउथ कोरिया। लेकिन अभी तक पुतिन ने अपना असली कार्ड नहीं खेला था। वो कार्ड था इंडिया और चाइना का। आपको मालूम ही है कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच पिछले 5 सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हम स्टैंड ऑफ में उलझे हुए हैं। मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट हो रखी है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। किसी भी समय युद्ध जैसा माहौल पैदा हो सकता था और वेस्ट की भी यही कोशिश थी कि एटलीस्ट चाहे छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में उलझे, इन दोनों देशों के बीच वॉर होनी जरूरी है। क्योंकि वेस्ट के लिए अगर सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में है वो है चाइना, लेकिन इंडिया को भी वो अपना एक दुश्मन कहीं ना कहीं कंसीडर करते हैं, क्योंकि वेस्ट और यूएसए नहीं चाहते कि एशिया की 2 बड़ी शक्तियां आपस में मिलकर बैठे और वो वेस्ट की पावर को चैलेंज करें। खैर, पुतिन साहब ने क्या किया, चाइना और इंडिया को रशिया में बुलाया। ब्रिक्स समिट आपको पता हो रहा है, जिसमें अलग अलग देशों के बड़े बड़े मंत्री, टॉप लेवल के लीडर्स वहां पर पहुंचे। जाहिरा मोदी जी भी पहुंचे, चाइना के शी जिनपिंग भी वहां पर पहुंचे। वहां पर 4 से 5 सालों बाद इन दोनों लीडर्स के बीच तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत हुई, जिसके बाद खबर निकलकर सामने आती है कि चाइना डिसएंगेजमेंट के लिए रेडी हो गया है, 2020 वाली कंडीशन में जाने को रेडी हो गया है, पेट्रोलिंग को लेकर समझौते हो गए हैं। जो चाइना टेररिज्म के मसले में पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है या पाकिस्तान की हेल्प इंडिया के खिलाफ कर रहा है, उसको रोकने के लिए चाइना सहमत हो गया है। स्पेशल कमेटीज बना दी गई हैं, दोनों देशों के बीच ट्रेड और व्यापार को बढ़ाने की बातचीत हो गई है। अब इस सबसे वेस्ट मीडिया पूरी तरीके से शॉक में आ गया, खासकर यूएसए को झटका लगा। लेकिन पुतिन ने ये गेम खेला कैसे? दोस्तों, पुतिन का इस गेम में उतना रोल नहीं रहा जितना यूएसए और कनाडा का रहा है। आपको मालूम होगा कि कैसे खालिस्तानी पन्नू और निज्जर के मामले में कनाडा और यूएसए इंडिया को बार बार घेरते आ रहे थे, जिसके चलते अब पिछले 6-7 महीनों में ऐसी घटनाएं होगी कि जो इंडिया चाइना और रशिया की लॉबी को छोड़कर यूरोप की लॉबी में, वेस्ट की लॉबी में यूएसए के साथ जा रहा था, उसको उन्होंने अपने आप चाइना रशिया की तरफ धकेल दिया। रशिया को एक बात मालूम थी कि अगर ब्रिक्स में इंडिया जैसा देश ना आया तो ब्रिक्स की औकात एशियो समिट से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर चाइना आज पीछे हट गया तो इंडिया हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा उठा लेगा। भारतीय सेना अपने आप को आज भी स्ट्रॉन्ग करने में लगी हुई है। चाइना क्यों पीछे हटा, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। चाइना को इतना भोला पंछी नहीं है कि इंडिया और रशिया ने कहा कि पीछे हट जाए और वो हट गया। दोस्तों, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, हमास जो ये युद्ध चल रहे हैं, आने वाले 5-6 महीनों में ये खत्म हो जाएंगे, जिसके बाद वेस्ट और यूएसए का पूरा फोकस हो जाएगा चाइना की तरफ। क्योंकि इन देशों ने अपनी डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है कि रशिया से भी बड़ा दुश्मन वो तो यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, इसलिए वो वहाँ उलझे हुए हैं। इजराइल की वॉर चल रही है, इसलिए वहाँ पर वो उलझे हुए हैं। अगर ये वॉर खत्म होती है, भारत भी इन वॉर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। देखो, आने वाले 5-6 महीनों में ये वॉर खत्म हो जाएगी। जब ये वॉर खत्म होगी तो पूरे वेस्ट का फोकस हो जाएगा चाइना की तरफ। चाइना ये बात अच्छी तरह जानता है कि जब ये वॉर खत्म होगी, शतरंज का कौन सा प्यादा किस जगह होगा, कब कहाँ किसकी जरूरत उसे पड़ेगी। ऐसी स्थिति में चाइना ताइवान के ऊपर अटैक तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो उसी सेम स्थिति में इंडिया के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में उलझना नहीं चाहता। इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझने का मतलब है कि चाइना 2-3 टुकड़ों में टूट कर रहेगा ही रहेगा। खैर, कनाडा और यूएसए की नालायकियों के चलते, उनके अपने प्रोपेगेंडास के चलते, F-35 डील हो कैंसिल होने के चलते, तेजस फाइटर जेट के इंजन डिले होने के चलते, जो स्ट्राइकर हमने कनाडा यूएसए से लेनी थी, उन पर रुकावट आने के चलते इंडिया पूरे तरीके से रशिया और चाइना की लॉबी में चला गया। तेजस की मैंने जैसे आपको बात बताई कि कैसे यूएसए ने तेजस के इंजन डिले कर दिए, हमने अब फ्रांस के साथ उसके इंजन की डील करना शुरू कर दिया। फ्रांस तेजस इंजन की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो गया है। लेकिन एक फोटो इस सबके बीच तेजस फाइटर की सामने आई। 2 ये बॉम्ब 9 लगे हुए हमने देखे हैं। ये बॉम्ब है HDLSRSM,
जो कि 70 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 70 किलोमीटर दूर कैसे? मान लीजिए हमारा तेजस अपने टारगेट से 70 किलोमीटर दूर है, तो हम 70 किलोमीटर पहले ही इस बॉम्ब को फायर करेंगे। इस बॉम्ब में जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। ये बॉम्ब अपने आप फ्लाई करके, प्लेन की तरफ फ्लाई करके अपने टारगेट तक पहुंचेगा और वहां पर जाकर हिट करेगा। बस शर्त यह है कि उस समय हमारे फाइटर जेट की जो ऊंचाई है तकरीबन 11,000 मीटर तो कम से कम होनी चाहिए। रशिया और इंडिया की एक डील सामने आई है। इंडिया टेम्परेली Su-57 को कंसीडर करना शुरू कर दिया है। एमका का प्रोग्राम हमारा डिले होता जा रहा है, लेकिन थ्रेट चाइना और पाकिस्तान के बने हुए हैं। बेशक चाइना पीछे हट गया, अब एमका प्रोग्राम डिले होने के चलते खबर सामने आई है कि इंडियन एयरफोर्स टेम्परेली Su-57 को कंसीडर कर रही है। खबर ये सामने आ रही है कि 36 Su-57 फाइटर जेट इंडिया में आएंगे। सेमी स्टेल्थ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी कैपेबिलिटी रखते हैं चाइना और पाकिस्तान के एडवांस फाइटर जेट को कम्पीट करने के लिए, हमारी नेवी को और स्ट्रेंथ और पावर देने के लिए। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इनकी जो वर्किंग है, इनका जो फंक्शनलिटी है, वो सारी Su-30 से मिलती जुलती है। हमारे पायलट्स को उसके बारे में ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Su-57 की कॉस्ट भी कम है, अगर 30-50 ले भी लेंगे तो खासा हमारे बजट के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक अच्छा फाइटर क्राफ्ट है। यूक्रेन में इस Su-57 ने अच्छी खासी तबाही मचाई है। खैर, आपका जो ये डिप्लोमेटिक और डिफेंस के अपडेट्स हैं, इस सब के बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।